वेलकम वेलकम वेलकम। डैन इंग्लिश में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो डैन इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 20 में। चलिए आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Most welcome in our show. Today's plot is neither you are diligent nor your health is in good nick. You are ever more off color or below par. You are feeling like death warmed up from removing the title as business monkey. First and foremost, you will have to be as right as rain or as fit as a fiddle. देखिए इसमें डिफरेंट तरह का वर्ड यूज हुआ है। इसमें अभी आप कितना समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको दिक्कतें आती होगी समझने में। लेकिन चलिए बिना टेंशन लिए हुए हम शुरुआत करते हैं आज का वर्ड का डिलिनिएटिंग करना। तो पहला वर्ड का एक्सप्लेनेशन ये डिलिजेंट। डिलिजेंट देखिए डी के ऊपर जो जोड़ है, डी के ऊपर जोड़ है और ये आई माने हर्षी है। यहाँ पे ई उल्टा है तो अ हो गया और डी और ये 3 साथ में आएगा तो मैं आपको बताया था कि ज होता है और ये ई फिर उल्टा तो अ, तो इसको पढ़ेंगे डिलिजेंट। क्या पढ़ेंगे? डिलिजेंट। डिलिजेंट डिलिजेंट ये क्या होता है? एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है डू एनी वर्क इन केयरफुल एंड डिटरमाइंड वे, माने सावधानी से अच्छे ढंग से काम करना, उसी को हम बोलते हैं डिलिजेंट। इसी को बोलते हैं हम डिलिजेंट। पहला एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज डन इन इंग्लिश मेड डिलिजेंट एफर्ट टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। देखिए डैनन इंग्लिश में जो आता है, हम लोग का ये कहना है कि हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक चीज को हम यहाँ पे डिलिनिएट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग में आता है और फिर आप अप्लाई कर पाते हैं। इसलिए मैं बोला कि डैनन इंग्लिश में डिलिजेंट एफर्ट टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। मेनी ऑफ अस आर वेरी डिलिजेंट इन डूइंग ए वर्क, माने हम लोगों में से बहुत आदमी, मेनी ऑफ अस मैंने हम लोगों में से बहुत आदमी बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता है, तो इसको हम बोले मेनी ऑफ अस आर वेरी डिलिजेंट इन डूइंग ए वर्क। तीसरा एग्जांपल देखिए। जापानीज आर वेरी डिलिजेंट। जापानीज आर वेरी डिलिजेंट मतलब जापानीज नेचर से भी, स्वभाव से भी और उसका जो क्षमता है काम करने का बहुत ज़्यादा है, बहुत ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक काम करता है। वो केवल काम और काम ही करते हैं। इसलिए मैं बोला कि Japanese are very diligent. And second example, second word that is idioms in good nick, in good condition, अच्छे स्थिति में। इसका मतलब होता है अच्छे स्थिति में, इन गुड कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे? इन गुड निक। देखिए इससे पहले अपने लोग बोलते थे इन गुड कंडीशन, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम इन गुड कंडीशन। लेकिन इसको यदि रिप्लेस करना हो एक अच्छे इडियम से, तो इडियम का नाम है इन गुड निक। इसका पहला एग्जांपल देखिए। यू विल बी इन गुड निक इफ यू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डैन इंग्लिश। फिर से ये रिलेटेड, ये डैन इंग्लिश से रिलेटेड ये एग्जांपल मैं दिया क्योंकि मैं इंग्लिश से रिलेटेड ये शो है, वर्ड है, तो डैन इंग्लिश भी इंग्लिश ही पढ़ाता है, अप्लाइड भी कराता है आपको लिखने में, बोलने में, ग्रामर में नो प्रॉब्लम एट ऑल बाय ज्वाइनिंग द डैन इंग्लिश। इसलिए मैं बोला कि डैन इंग्लिश जो है अच्छे ढंग से सब कुछ डिलिनिएट करता है और यदि आप उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे स्थिति में अपने आप को अंग्रेजी में पाएंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए। डिस्पाइट बीइंग 79 years of age, he is in good nick. Despite being 79 years of age, he is in good nick. मतलब 79। देखिए 79 ईयर्स एज होने के बावजूद भी वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जनरली देखते होंगे जो 79 ईयर्स 80 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा एज ओल्ड हो जाता है, उसमें बहुत आदमी बहुत ही बीमारी से जूझते रहते हैं। लेकिन वो जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया वो 79 ईयर्स में भी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखिए। कांग्रेस इज लूजिंग इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन इवन देन इट्स लीडर से कांग्रेस इज इन गुड निक। देखिएगा यदि आप कांग्रेस वाले से पूछेंगे, उनके लीडर से पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो बोलेंगे मैं बहुत ही अच्छे स्थिति में हूँ, मैं ही जीतने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, नेक्स्ट पीएम ये मेरे राहुल जी हो सकते हैं। लेकिन जबकि वस्तु स्थिति क्या है कि ग्राउंड रियलिटी समवॉट डिफरेंट, क्योंकि वो इलेक्शन पर इलेक्शन वो हारते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बोले कि मैं अच्छी स्थिति में हूँ। मैं फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं दिया, केवल उदाहरण के तौर पर मैं ये पेश किया। माय डियर फ्रेंड्स, हियर आई वुड लाइक टू से यू, इफ यू लाइक इट, इफ यू फॉलो, तो प्लीज शेयर दिस and make the people understand clearly. Yes, Dan English is providing good contents. No sooner did you start following, 100% you can make yourself aware. देखिए थर्ड वर्ड आज का रहा एवरमोर। इसका थर्ड वर्ड रहा evermore.
देखिए यहाँ पे ई के नीचे लकीर है, जिसका मतलब ई पे जोड़ कम देंगे, और ई का उल्टा है, और वहाँ पे देखिए उसके चिपका हुआ एक लकीर है, इसका मतलब हो गया र ए वर व वी को क्या करें व ए वर। अब एम के ऊपर लकीर है तो इसका मतलब एम पे जोड़ देंगे, और सी का उल्टा होता है और आगे दो बिंदी है तो इसका मतलब ओ। ये क्या होगा एवर मोर, एवर मोर। दिस इज एडवर्ब, इसका मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, नेम ऑफ डायन इंग्लिश विल बी एवर मोर इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लिश। तो मेरा ये कहना है कि हमेशा आपको डायन इंग्लिश, जब अंग्रेजी का नाम आएगा तो डायन इंग्लिश का नाम हमेशा आप अच्छे ढंग से लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ये हम लोगों का फीडबैक नहीं है, स्टूडेंट का फीडबैक है, और स्टूडेंट का कहना है कि डायन इंग्लिश का जो पढ़ाने का तरीका है, मेथोडोलॉजी है, बताने का जो तरीका है, और इससे आदमी को आप देखेंगे धारा प्रवाह, बेअटक, बिना सोचे, बस केवल आपको सकारात्मक सोच के साथ आना है। 100% आपको बोलना भी आएगा, लिखना भी आएगा, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो 100% आपको हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एवर मोर इम्पोर्टेंट टू ओवरकम द कैंसर डिजीज। आप जानते हैं कि कैंसर बहुत ही फैटल डिजीज होता है, तो हमेशा उसे मैंने निजात पाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं बोला एवर मोर इम्पोर्टेंट टू ओवरकम द कैंसर डिजीज। एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज पाकिस्तान हैज बीन एवर मोर इन क्रिटिकल कंडीशन। जैसे आप भी जानते हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है कि पाकिस्तान हमेशा, ज्यादातर समय देखेंगे, अक्सर हमेशा वो खराब स्थिति में ही रहते हैं, खास करके फाइनेंशियली मैं बोल रहा हूं। यदि किसी भी देश का फाइनेंशियल यदि कंडीशन कमजोर है तो बाय एंड लार्ज वो खराब स्थिति में ही रहेगा, इसलिए मैं बोला कि पाकिस्तान हैज बीन एवर मोर इन क्रिटिकल कंडीशन। एंड फोर्थ वर्ड, दैट इज ऑफ कलर। ऑफ कलर, देखिए ए के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब आ हो गया, और ए से पहले देखिए नीचे लकीर है, इसका मतलब उस पर हल्का आवाज देना है, आ फ ऑफ ऑफ। के ऊपर लकीर है, इसका मतलब के पे जोड़ देना है, और एक जो पेट कटा हुआ है वो अ होता है, ऑफ कलर। और ई जो उल्टा है और उसके देखिए लकीर चिपका हुआ है, वो अर करके पढ़ेंगे, मीन्स ऑफ कलर। ये होता है बीमार, इल। जो एडजेक्टिव है इसका एग्जांपल देखिए, ड्यू टू वेदर चेंज डैनियल इज फीलिंग ए बीट ऑफ कलर। ड्यू टू वेदर चेंज डैनियल इज फीलिंग ए बीट ऑफ कलर। मैंने ये बोला कि जो वेदर जो चेंज होता है, जनरली देखते होंगे कि आदमी बीमार ज्यादा पड़ जाते हैं, उसी से रिलेटेड मेरा एग्जांपल रहा। दूसरा एग्जांपल देखिए, अवॉइड द ऑफ कलर रिमार्क रिगार्डिंग गर्ल। देखिए ज्यादातर देखते होंगे जो यंग बॉयज लोग जो रहते हैं, क्लास में रहते हैं, ज्यादातर वो इल रिमार्क करते हैं। मैंने अभी से पहले हम लोग बोलते थे इल रिमार्क, मैंने खराब रिमार्क, मैंने आप बोलिए ऑफ कलर रिमार्क। जो खराब गंदे हरकतें करता है, कुछ इशारा करता है, ये करना बंद कीजिए। तीसरा एग्जांपल है, माय लविंग डॉटर लुक ए बीट ऑफ कलर आफ्टर ए बस राइड। मेरे जो लड़की है और बस पे राइड करने का आदत नहीं होता है ज्यादातर, तो रस स्कूल से आती हैं या कहीं से आती हैं बस से, तो दम थक जाती हैं, बिल्कुल बीमार जैसा हो जाती हैं, इतना पसीना, इतना ये हो जाता है, तो उसको बोलेंगे ऑफ कलर। एंड ऑफ दिस, सो फिफ्थ वर्ड, दैट इज बिलो पार या अंडर पार। बिलो पार भी बोल सकते हैं, अंडर पार भी बोल सकते हैं। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वर्स देन यूजुअल, बिलो द एक्सपेक्टेड, असंतोषनीय। माने जो आप आशा किए हो उससे यदि कम, जो उम्मीद था उससे कम यदि रिजल्ट हो या परफॉर्मेंस में हो, किसी भी तरीके से हो, उसी को हम बोलेंगे बिलो पार या अंडर पार, जो कि एडजेक्टिव है। पहला एग्जांपल देखिए, दीपक्स परफॉर्मेंस इज बिलो पार इन डायन इंग्लिश क्लास। मान लीजिए दीपक नाम का जो कोई एक स्टूडेंट है हमारे इधर, जो कि डायन इंग्लिश क्लास में उनका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड जितना था उसे बहुत ही कम है, मतलब असंतुष्टनीय है, इसलिए मैं बोला कि दीपक परफॉर्मेंस इज बिलो पार इन डायन इंग्लिश क्लास। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज यू आर बीटिंग द ड्रम ऑफ बीइंग अ गुड स्टूडेंट बट योर मार्क्स आर बिलो पार। देखिए इसमें आप गौर फरमाइए, बीटिंग द ड्रम, इसको भी देख लीजिए, ये वर्ड है, इसको थोड़ा डेलिनेट कर। बीटिंग द ड्रम मींस होता है ढोल पीटना। ढोल पीटना मतलब अपने बाबा ही का अच्छे स्टूडेंट होने का वो ढोल पीट रहा है। मैंने कहना का मतलब ये था कि पहले बोलते मैं बहुत अच्छा हूँ, सभी जगह बोलता मैं ये पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ, ऐसा करता हूँ, लेकिन जब एग्जाम हुआ और जब रिजल्ट आया तो उनका नंबर बहुत ही कम था, इसलिए बोले यू आर बीटिंग द ड्रम ऑफ बीइंग ए गुड स्टूडेंट बट योर मार्क्स आर बिलो पार। मैंने ग्राउंड रियलिटी समव्हाट डिफरेंट। मैंने कहने के लिए कुछ
करने के लिए कुछ है। And, थर्ड एग्जांपल देखिए, No more now. You can say his intelligence is under par. माने अभी आप ये नहीं बोल सकते कि उनका जो इंटेलिजेंस है वो कम है, वो काफी थे। मान लो कोई एक परफॉर्मेंस हुआ होगा, उसमें वो अच्छा किए होंगे, उसके आधार पे मैं बोला कि अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनका जो रिजल्ट था, उनका परफॉर्मेंस जो था वो एक्सपेक्टेशन से कम था, अच्छा था। तो इसको हम बोलेंगे नो मोर नाउ यू कैन से हिज इंटेलिजेंस इज अंडर पार। My dear friend, with great sincerity, with inspiring gusto, Danan English wants to draw your attention towards its manifesto. Means throw caution to the wind. Nothing will be will o' the wisp. Pay heed on what is said by Danan English. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको ये अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और थोड़ा आप केवल 15-20 मिनट यहाँ बिताइए और वर्ड का जो है, जो टेंशन जो अभी है वो सब खत्म हो जाएगा। और आप लोगों के डिमांड पर मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी देने लगा। इसका अर्थ क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाएगा। केवल आपका काम है थोड़ा फॉलो करना। आज का 6 वर्ड देखिए, लाइक डेथ वार्म अप। ये अनदर इडियम्स, ये है लाइक डेथ वार्म अप, मैंने एक्सट्रीमली टायर्ड और इल, मैंने बहुत थका हुआ, बीमारू जैसा। जब कभी आप बहुत काम करते हैं, कहीं से आए बहुत थक गए, तो वो लगता है बीमार हो गए, बहुत थक गए। उसी को जब हम बोलेंगे एक अच्छे इडियम से रिप्लेस कीजिए, लाइक डेथ वार्म अप। And first example of this idiom, that is after doing exercise, I feel like that warmed up. मैंने एक्सरसाइज करने के बाद आप देखते होंगे आप थक जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। आप बोले कि आई फील टायर्ड, लेकिन मेरे दोस्त आज से यूज कीजिए लाइक डेथ वार्म अप। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, केजरीवाल फील्स लाइक डेथ वार्म अप आफ्टर ए हैक्टिक इलेक्शन कैंपेन। आप देखे होंगे जो गुजरात इलेक्शन था, उसमें केजरीवाल जी दिन रात लगा दिए थे, पूरा ध्यान वो वहां पे केंद्रित कर दिए थे। इसलिए मैं बोला कि वो पूरी तरह से थक गए थे। And third example of this idiom, that is Ram feels like death warmed up after reading continuously for 10 hours. आप देखते होंगे, यदि आप लगातार यदि आप पढ़ाई भी करते हैं, आप बोले ओ हम बहुत थक गए, अभी हम नहीं कर पाएंगे। उसी को यदि बोलना हो तो इस ढंग से भी बोल सकते हैं। अच्छे इडियम से उसको रिप्लेस कीजिए, राम फील्स लाइक डेथ वार्म अप आफ्टर रीडिंग कंटिन्यूअसली फॉर 10 hours। देखिए आज का 7th वर्ड रहा, That is Mankhai. मांगखाई, देखिए MANQE, ए के बाद देखिए 2 लकीर है और एन का 2 नीचे देखिए ऐसे घुमा हुआ है, दैट इज अंक पढ़ते हैं उसको मांग। के ऊपर लकीर है, मीन्स खे के पे जोड़ देना, खई मांगखाई, ये एडजेक्टिव मांगखाई। और ये देखिए ये इस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हैविंग फेल्ड और फॉलन शॉर्ट या अनसक्सेसफुल, जिसको हम बोलते हैं असफल। मतलब इससे पहले हम लोग अनसक्सेसफुल बोलते थे, या मैं फेल हो गया, मैं नहीं कर पाया। उसको यदि अच्छे वर्ड के साथ रिप्लेस करेंगे तो बोलेंगे मांगखाई। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, यू वांट बी नाउ एन इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकिंग मांगखाई। मैंने आप बोलने के आधार पर नहीं बोल सकते मैं असफल हूं, आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके नजदीक में डायना इंग्लिश आ गया है। नाउ प्लीज मेक ए बिलोंग टू डायना इंग्लिश। यदि आप आएंगे तो 100% गारंटी के साथ कहता हूं, लिखने में, बोलने में, ग्रामर में नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी फेस एनीवेयर। तो इसलिए मैं बोला यू वांट बी नो एन इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकिंग मांगखाई। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज डैनियल इज एन एक्टर मांगखाई। मान लीजिए वो प्रोफेशन एक्टिंग का करते हो, यदि वो एक्टिंग करने में असफल हो गए तो इससे पहले आप बोलेंगे इमीडिएटली फेल्यूर इन एक्टिंग कैरियर। लेकिन इसको हम जो दूसरे ढंग से बोलेंगे तो ये स्टैंडर्ड वर्ड फॉर्मेट में बोलिए, डैनियल इज एन एक्टर मांगखाई। तीसरा एग्जांपल देखिए, अनिल इज ए स्टॉक ट्रेडर मांगखाई। माने जो मान लीजिए स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, यदि उसमें असफल है तो उसको इस ढंग से करेंगे। यदि आप कोई भी काम करते हो, यदि आप उसमें आप असफल हैं तो उसमें आप लास्ट में वो मांगखाई लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं बोला इसका इस ढंग से यूज होता है। As quick as you follow hard on the heels of instructions of Danan English, if you are with Danan English, your energy, enthusiasm and fondness towards English never ever down the drain. Means come and become the part of Danan English and start following 100%. You can know exactly and exact pronunciation using of words, no problem will occur. देखिए आज का 8 वर्ड जो है ये अगेन एक अनदर इडियम्स, और ये इडियम है as fit as a fiddle, as fit as a fiddle. This is idioms to be very healthy, yeah, and strong. जब हम बोलते हैं कि ये स्वस्थ भी या बहुत मजबूत है, तो उसको इससे पहले बोलते मैंने फिट बोलते थे, मैंने एकदम फाइन बोलते थे। लेकिन अब आज से मेरे दोस्त यूज कीजिए एज फिट एज फिडल, इडियम से इसको रिप्लेस कीजिए। पहला एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड्स फादर इज 80
80 years old, but he is as fit as a fiddle. देखिए 80 बरस के उम्र में भी वो इतने फिट लगते हैं जैसे लगते हैं कि बहुत ही मजबूत है, स्वस्थ भी है और मजबूत भी है. And second example related with famous actor Mr. none other than Amitabh Bachchan. It is heard film star Amitabh Bachchan has many diseases. Even then, he is as fit as a fiddle. जैसे आप लोग जानते हैं, ये काफी न्यूज में भी आते रहता है कि अमिताभ बच्चन जी है काफी बीमारी से भी जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं से भी आपको कमजोर नहीं दिखेंगे, पूरा फिट दिखेंगे, मैंने स्वस्थ दिखेंगे और मजबूत भी दिखते हैं. तो इसलिए मैं बोला as fit as a fiddle. जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, you can be as fit as a fiddle if you do exercise regularly. और आप भी फिट हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं. तो कब? जब आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे. तो इसलिए एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. और इफ यू वांट टू फिट एज ए फिडल, तो इसके लिए एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है. चलिए आज का 9th वर्ड रहा एज राइट एज रेन. ये अनदर इडियम्स, ये है As right as rain. This is idioms. इसका मतलब होता है to feel healthy या correct, सही और या स्वस्थ. इससे पहले देखिए, जब मान लीजिए कोई आप प्लान बनाए, उसको बोलते हैं कि आप ये करेक्ट है, ये सही है. लेकिन मेरे दोस्त, आज से इसको रिप्लेस कीजिए एज राइट एज रेन इडियम से. जैसे पहला एग्जांपल देखिए, बाय ज्वाइनिंग डायन इंग्लिश योर इंग्लिश विल बिकम एज राइट एज रेन. मैंने डायन इंग्लिश यदि आप ज्वाइन करेंगे, ये केवल कहने के लिए, मैं 100% गारंटी, ये ग्राउंड रियलिटी है. यदि आप ज्वाइन करें तो 100% गारंटी कहता हूं कि आपका अंग्रेजी बहुत ही करेक्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. नो प्रॉब्लम एट ऑल वी फाइंड anywhere. And second example of this idiom, that is, if you want to be as right as rain, then do workout daily. मैंने आप यदि आपने को फिट रखना है तो आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए, वर्कआउट कीजिए डेली, तो आप फिट रहेंगे. तीसरा एग्जांपल देखिए, योर डिसीजन इज एज राइट एज रेन. मैंने उनका डिसीजन जो था एकदम बहुत ही सही था. मान लीजिए किसी भी काम के लिए वो कोई डिसीजन लिए थे, किसी भी परप्लेक्स में डिसीजन लिए थे, बहुत ही सही है, करेक्ट है, उसको बोलेंगे योर डिसीजन इज एज राइट एज रेन. चलिए, इस पूरे जितना सिचुएशन था उसमें जितना वर्ड हम यूज किए थे, इडियम्स वगैरह यूज किए थे, पूरा को हम डिलिनिएट कर दिए. आप इसमें गौर फरमाइए. चलिए बिना देरी किए फिर से चलते एक बार सिचुएशन पर. Means neither you are diligent nor your health is in good nick. You are evermore off color or below par. You have feeling like death warmed up for removing the title as business monkey. First and foremost, you will have to be as right as rain or as fit as a fiddle. तो आप इस पे गौर फरमाइए, इस पे काम कीजिए. अब इस पे थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप आसानी से आप समझ पाएंगे. और इस पे आप भी अपना वर्कआउट कीजिए, नया अपना सिचुएशन बनाइए और इस तरह से आप वर्कआउट कीजिए. सर्टेनली गारंटी विद इन फ्यू डेज itself you can find a tremendous change in you, especially at the front of vocabulary. Means avoid keeping a distance from down on English. Yes. Means of my saying, throw caution to the wind. Nothing will be will o' the wisp. Pay heed on what is said by down on English. चलिए तब तक के लिए बाय बाय.